Friends, now let's talk about Industrial Dispute Act 1947, one of the lengthiest act. बहुत ही बड़ा एक्ट है ये 1947 और इसमें से छोटे छोटे बहुत सारे क्वेश्चन निकलते हैं. देखिए, वैसे तो हमने जो कल शॉर्ट क्वेश्चंस की वीडियो डाली थी उन वीडियोस के अंदर ऑलमोस्ट इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट सारा कवर हो गया था टुकड़ों में. आज हम उसको कंबाइंड करके पढ़ेंगे और मैं वो उनके रिपीटेशन नहीं करूंगी ताकि एक तो ये वीडियो बोरिंग ना हो और दूसरा हमारा टाइम सेव हो जाए. देखिए, सबसे पहले जब भी मेरे हमसे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 के बारे में कुछ भी पूछा जाए तो हम सबसे पहले तो ये बताएंगे कि इंडस्ट्रियल लेजिस्लेशन क्या होता है. इंडस्ट्रियल लेजिस्लेशन मीन्स लॉज रिलेटेड टू इंडस्ट्री. अब जो लॉज रिलेटेड टू इंडस्ट्री बने तो उनके पीछे कुछ हिस्ट्री भी होगी, कुछ बैकग्राउंड भी होगा. तो हमें कई बार एग्जाम में ऐसा भी होता है कि ऑप्शंस अच्छे नहीं मिलते, हिस्ट्री का क्वेश्चन आ जाता है, हम वो भी लिख सकते हैं. तो इसकी हिस्ट्री काफ़ी ईजी है, हम लिख सकते हैं 8-10 लाइन इसके बारे में कि 20th सेंचुरी से हमारा इंडस्ट्रियल ज्यूरिस्प्रूडेंस का कॉन्सेप्ट शुरू हुआ. बिफोर इंडिपेंडेंस बहुत ही कम था इसका स्कोप, मगर इंडिपेंडेंस के बाद से जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती है तो लोगों की नीड्स बढ़ती है, डिज़ायर बढ़ती है और ये सब बढ़ने की वजह से डिस्प्यूट और क्लैशेस बढ़ते हैं. और जब क्लैशेस बढ़ेंगे तो केसेस भी होंगे ऑब्वियसली. तो ये जो चीज़ें हैं ये धीरे धीरे इंडस्ट्रियल लॉज की डिमांड क्रिएट करने लगी. अर्लियर एक और भी चीज़ थी कि पहले जो लोग नौकरी करते थे उधर मास्टर एंड सर्वेंट रिलेशनशिप होता था, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय वाला सिस्टम नहीं होता था. तब मास्टर सर्वेंट होता था और वहाँ पर हायर एंड फायर वाला रूल चलता था. हायर एंड फायर का मतलब होता है कि अपनी मर्जी से हायर करना, अपनी मर्जी से निकाल लेना, जो कि बहुत गलत बात है. मगर ये थ्योरी जो है लैसेस फेयर वाली, ये बहुत जल्दी ख़त्म हुई और धीरे धीरे ट्रिब्यूनल्स के जो अवार्ड्स हैं और जो लॉज हैं इनकी वजह से ये कॉन्सेप्ट्स चेंज होने शुरू हुए. खैर, ट्रिब्यूनल तो बहुत बाद में आया था. उसके बाद इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, जिसको हम इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के नाम से भी जानते हैं. और तब हमारी जो इकोनॉमी है वो हैव्स एंड हैव नॉट्स में डिवाइड हुई. हैव्स एंड हैव नॉट्स का मतलब होता है एक दो सेक्शन ऑफ सोसाइटी, जिसके ऊपर कार्ल मार्क्स ने बहुत रिसर्च की थी. हैव्स इज दैट ग्रुप ऑफ सोसाइटी जिनके पास सब कुछ होता है एंड हैव नॉट्स मतलब वो ग्रुप ऑफ सोसाइटी जिनके पास कुछ नहीं होता. एक तरह से लेबर एंड बुर्गोइस क्लास जिसको हम कहते हैं, कैपिटलिस्ट क्लास, वही है ये. तो उसके बाद क्लास स्ट्रगल का कॉन्सेप्ट शुरू हुआ जब लोगों ने स्ट्राइक्स करनी शुरू की, एम्प्लॉयर्स ने लॉकआउट करना शुरू किया. तो ये सब चीज़ें वहीं से इनका जन्म हो चुका था. फिर धीरे धीरे लोगों ने ये सोचना शुरू किया कि अगर हम इकट्ठा होकर रहते हैं, अगर हम कंबाइंड फॉर्म में रहेंगे तो कहीं ना कहीं हमें फ़ायदा रहेगा. तो उन्होंने अपने एसोसिएशंस बनाने शुरू किए जिससे ट्रेड यूनियन की नींव पड़ती चली गई. लेसेस फेयर इकोनॉमी धीरे धीरे वेलफेयर स्टेट इकोनॉमी में कन्वर्ट हो गई और धीरे धीरे इविल्स अराइज हुए. जॉब्स को लेके इनसिक्योरिटी, अनहाइजीनिक वर्किंग कंडीशंस, बैड वर्क आवर्स, बैड सिचुएशंस फॉर वुमेन टू वर्क, उसके बाद एक्सप्लॉयटेशन, उनके पेमेंट कम देना, ये सारे इश्यूज धीरे धीरे शुरू हुए. जब इनके ये सब हद से ज़्यादा बढ़ना शुरू हुआ तो लेजिस्लेशंस बने, ग्रोथ ऑफ लेजिस्लेशन का कॉन्सेप्ट शुरू हुआ और बहुत सारे छोटे छोटे एक्ट आए, जैसे कि फैक्ट्री एक्ट 1881, माइंस एक्ट 1901, वर्क्समैन कॉम्पनसेशन एक्ट 1923, EPF एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड 1952. फिर ऐसे करके बहुत ट्रेड यूनियन एक्ट बना 1926 में और फिर इन सब एक्ट को कंबाइंड करके हमने एक बड़ा सारा एक्ट बना दिया जिसको कहते हैं इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947, जिसमें सारे एक्ट्स कवर्ड हो गए. तो ज़्यादा से ज़्यादा लेजिस्लेशंस आए, ज़्यादा से ज़्यादा सिक्योरिटी हुई और अब तो ऐसा हो गया है कि अब को पार्टनर जैसा सिस्टम हो गया. एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में एक को पार्टनर जैसा सिस्टम हो गया कि ना उसको उसके बिना काम चलेगा, ना उसका उसके बिना काम चलेगा. तो दोनों को एक दूसरे को रिस्पेक्ट देनी पड़ती है क्योंकि अब लेबरर्स को भी अपने हक के बारे में पता है, उनको भी पता है हमारे राइट्स क्या हैं और एम्प्लॉयर्स भी बहुत अच्छे से जानते हैं कि हमें लेबर्स को क्या बेनिफिट्स देने हैं. तो इस वजह से हमें इन सब चीज़ों को बहुत ही ध्यान रखना है. तो ये जो अभी तक मैंने आपको बताया, ये बताया हिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रियल लेजिस्लेशन, जिसको आप इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 में चिपका देंगे जब आप क्वेश्चन लिखेंगे तब. और या फिर इसके ऊपर एक सेपरेट अगर क्वेश्चन आ जाए हिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट या इंडस्ट्रियल लेजिस्लेशन, तो आप यही लिख सकते हैं उसके लिए. अब हम शुरू करते हैं इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947. इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 क्यों बनाया गया? सबसे पहले तो ये क्यों बनाया गया, इसको बनाने के पीछे एक रीज़न था कि जब इतने क्लैशेस होते थे लोगों के बीच में तो उनके डिस्प्यूट्स को पीसफुली रिजॉल्व किया जाए. ऐसे रिजॉल्व किया जाए कि ना तो एम्प्लॉयर का नुकसान हो ना ही एम्प्लॉय का नुकसान हो. तो इसके लिए थर्ड पार्टी चाहिए होती थी जो इन दोनों के क्लैशेस को किसी तरह से सॉल्व कर सके. तो द पर्पज ऑफ मेकिंग दिस एक्ट इज जस्ट टू हार्मोनाइज द रिलेशनशिप बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय.
इफेक्टिव मशीनरी सेटअप हो जाए किसी तरीके से, स्ट्राइक्स लॉकआउट्स को रोका जाए क्योंकि इनसे नुकसान ही होना है, रिट्रेंचमेंट को रोका जाए। अब मैं इन सब वर्ड्स की दोबारा मीनिंग नहीं बताऊंगी क्योंकि इन सब वर्ड्स के मीनिंग आपको शॉर्ट क्वेश्चंस वाली वीडियो में मिल जाएंगे। मैंने उसमें एक एक टर्म को बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है। व्हाट डू यू मीन बाय रिट्रेंचमेंट, व्हाट डू यू मीन बाय लॉकआउट, व्हाट इज ले ऑफ, व्हाट इज स्ट्राइक, टाइप्स ऑफ स्ट्राइक, आई हैव एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग देयर। तो ये सारी चीज़ों को रोकना, क्योंकि ना ही रिट्रेंचमेंट अच्छा है किसी भी कंपनी के लिए, ना ही लॉकआउट अच्छा है किसी भी कंपनी के लिए, एंड टू प्रोवाइड रूल्स रिगार्डिंग ले ऑफ एंड फाइनली कलेक्टिव बार्गेनिंग। आई हैव एक्सप्लेन्ड कलेक्टिव बार्गेनिंग ऑल्सो देयर। कलेक्टिव बार्गेनिंग का मतलब क्या है? कलेक्टिव बार्गेनिंग का मतलब होता है जब आपस में बैठ के हम सुलह कर लेते हैं। तो ये सारी चीजें करना इसका पर्पज है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट का। अब इसका जो एप्लीकेबिलिटी है वो कहाँ है? इसकी एप्लीकेबिलिटी पूरी इंडिया में है, पूरे इंडिया में इसको एप्लीकेबल किया गया है। इसके फीचर्स क्या है? एनी डिस्प्यूट में बी रेफर टू ट्रिब्यूनल इफ पार्टी अग्रीज। सबसे पहला इसका फीचर है कि कोई भी डिस्प्यूट, किसी भी तरीके का डिस्प्यूट हम ट्रिब्यूनल के पास भेज सकते हैं अगर आपकी दोनों पार्टीज, तो कौन है दोनों पार्टीज? एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय। बाईपेट्राइट सिस्टम है हमारे इसमें। तो बाईपेट्राइट मीन्स हैविंग टू पार्टीज, तो दो पार्टीज अगर एग्रीड हो तो ट्रिब्यूनल के पास केस भेजा जा सकता है। दूसरा, इन्फोर्स्ड बाय गवर्नमेंट। ये जो ट्रिब्यूनल्स होते हैं ये इन्फोर्स्ड बाय गवर्नमेंट होते हैं। स्ट्राइक्स एंड लॉकआउट्स आर प्रोहिबिटेड ड्यूरिंग कंसिलिएशन व्हेन इट इज पेंडिंग। स्ट्राइक्स और लॉकआउट्स बिल्कुल प्रोहिबिटेड होते हैं अगर आपकी किसी कंसिलिएशन का जो कंक्लूजन है या उसकी जो प्रोसीडिंग है वो पेंडिंग चल रही है। जब भी आपका कंसिलिएशन प्रोसीडिंग पेंडिंग चल रही होती है तो उस टाइम पे आप स्ट्राइक्स और लॉकआउट्स नहीं कर सकते। और इनफैक्ट पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज में अगर आपको करनी बहुत जरूरी है, पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज इज दोज एस्टेब्लिशमेंट जो पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज के लिए बनी है, वहां पर अगर करनी है तो 2 महीने का कम से कम नोटिस देना पड़ता है आपको। इसके बारे में हम पढ़ेंगे आगे। फिर पेमेंट ऑफ कॉम्पेंसेशन ड्यूरिंग क्लोजर। क्लोजर मैंने आपको कल बताया था, बिजनेस का शटडाउन होना, तो उस टाइम पे अपने एम्प्लॉयज़ को क्या कॉम्पेंसेशन देना है ये भी बताता है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट। एंड सेटलमेंट, लॉट ऑफ मेजर्स, वन देयर वर्क्स, एक तो उसमें वर्क कमेटी है, एक कॉन्सिलिएशन है, लेबर कोर्ट्स है, ट्रिब्यूनल्स है, बहुत सारी ऐसी अथॉरिटीज़ हैं जो कि सेटलमेंट करने में हेल्प करती हैं आपको। तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट ने बहुत सारी अथॉरिटीज़, बहुत सारे ग्रीवियंसेस सेल बनाए हैं जो कि हेल्प करती है कि अगर दो पार्टी के बीच में डिस्प्यूट हो रहा है तो उस डिस्प्यूट को कैसे सेटल डाउन करना है। अब बात करते हैं इसके में आगे, अगर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट पूरा लिखने के लिए आ गया तो हमें क्या क्या करना है। अभी तक जो मैंने बताया वो तो आप डालेंगे, इसके बाद आप डेफिनेशंस देंगे एज पर एक्ट, ले ऑफ की, लॉकआउट की, रिट्रेंचमेंट की, क्लोजर की, स्ट्राइक, अवॉर्ड, वेजेस, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, वर्कमैन। ये 7-8 डेफिनेशंस हैं जो मैंने कल के वीडियोस में सारे डिफाइन किए हैं। शॉर्ट नोट वाली वीडियो में आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वाली वीडियो को जाके खोल के देखें, उसमें आपको सारे इसके डेफिनेशंस मिल जाएंगे सेक्शंस के साथ। तो ये सारे आप वहाँ मेंशन कर देंगे जब आपसे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 बोला जाएगा लिखने के लिए। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपको सब लिखना है या आपको एज पर सेक्शंस ही लिखना है, आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको पूछा कि ले ऑफ, तो ले ऑफ मैंने आपको जैसे बताया था कि एम्प्लॉयर मजबूरी में रिसोर्सेज शॉर्ट होने की वजह से जब अपने एम्प्लॉयज़ को कुछ टाइम के लिए जॉब से बाहर कर देता है और उनको उसके बदले में कॉम्पेंसेशन देता है, दैट पीरियड इज नोन एज ले ऑफ। तो बस ये लिख दिया, डिफाइन हो गया। तो आप ये 7-8 वर्ड्स को डिफाइन कर सकते हैं, आपका कंटेंट भी बन जाएगा और आपका आंसर भी प्रॉपर बनेगा। ये करने के बाद आप इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में सीधा आ जाएंगे अथॉरिटीज़ के ऊपर कि आपकी अथॉरिटीज़ या मशीनरीज फॉर सेटलमेंट क्या है। जब हम बात करते हैं अथॉरिटीज़ की या मशीनरी की तो इसमें 3 अथॉरिटीज़ आती हैं। नंबर 1 इज कॉन्सिलिएशन, number 2 is adjudication, and number 3 is arbitration. I will repeat, number 1 is conciliation, number 2 is adjudication, and number 3 is arbitration. All the 3 authorities are just a provision for out of court settlement. आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट होता है जिसमें एडजुडिकेशन को लीगल ऑथोराइजेशन तो सबको मिलता है, मगर एडजुडिकेशन और आर्बिट्रेशन लीगली एनफोर्स्ड है। ठीक है, कॉन्सिलिएशन में बाइंडिंग नहीं है आपके ऊपर कि आपको ये मानना ही मानना पड़ेगा। तो लेट्स टॉक अबाउट फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्सिलिएशन। कॉन्सिलिएशन की बात करते हैं। कॉन्सिलिएशन में क्या होता है, कॉन्सिलेटर बिठाया जाता है दोनों पार्टीज के बीच में जो एक तरीके से बिचौलिए का काम करता है, और वो बिचौलिया जो होता है वो आप दोनों को हीटेड डिस्कशन तक ना ले पहुँचो, आप कोशिश करता है कि आप दोनों का जो डिस्कशन है, जो आप दोनों का आर्ग्यूमेंट है वो किसी ऐसे मोड में ना चला जाए जहाँ पर लड़ाई झगड़े की नौबत आ जाए। तो
जो कंसिलिएटर होता है उसका काम होता है आप दोनों को हेल्प करना डिस्कशन में और किसी एक कंक्लूजन तक पहुंचने में। तो अगर आपको कॉन्सिलिएशन सेपरेटली आ जाए या इसी में आपको कॉन्सिलिएशन एक्सप्लेन करना है तो आपको मैं बताऊं कॉन्सिलिएशन के 4 हिस्से होते हैं। नंबर 1 इज वर्क्स कमिटी, नंबर 2 इज कॉन्सिलिएशन ऑफिसर एंड कॉन्सिलिएशन बोर्ड, आप अलग अलग लिख सकते हैं, सेम लिख सकते हैं, आपकी मर्जी। थर्ड वन इज कोर्ट ऑफ इंक्वायरी, अगर आप बोर्ड को अलग पार्ट देंगे तो अलग हो जाएगा, 3 बन जाएंगे, और अगर सेम डाल देंगे अलग कर देंगे तो 4 पार्ट्स बन जाएंगे, नहीं तो 3 रह जाएंगे। तो वर्क्स कमिटी, कॉन्सिलिएशन ऑफिसर, कॉन्सिलिएशन बोर्ड एंड कोर्ट ऑफ इंक्वायरी, ये इसके 4 पार्ट्स हो गए। नाउ फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट वर्क्स कमिटी। यूं तो मैंने कल शॉर्ट नोट में आपको वर्क्स कमिटी समझा दिया था, बट फिर भी एक पॉइंट्स हम रिकैप कर लेते हैं। वर्क्स कमिटी में इक्वल रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं दोनों साइड से, दो साइड एम्प्लॉयर एम्प्लॉय दोनों साइड से इक्वल रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। मतलब अगर 10 वहां से हैं तो 10 यहाँ से होंगे, 12 वहां से हैं तो 12 वहां से होंगे, 12 होते नहीं है क्योंकि इनके मेंबर 20 को एक्सीड नहीं कर सकते। वर्क कमेटी के मेंबर मैक्सिमम 20 हो सकते हैं। उसके बाद ये सिर्फ वर्क कमेटी वहां बनाई जाती है जहां पर 100 या 100 से ज्यादा वर्कर्स होते हैं। जिस एस्टेब्लिशमेंट में 100 या 100 से ज्यादा वर्कर्स होंगे वहीं वर्क कमेटी फॉर्म होगी। उसके बाद एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट इसका ऑर्डर देगी, स्मूथ रिलेशनशिप बनाने की कोशिश की जाएगी। इनका डिसीजन बाइंडिंग नहीं होता अथॉरिटी के ऊपर बिल्कुल भी, और इनका काम होता है रिकमेंडेशन देना और एडवाइस करना, यही इनका काम है। ये बाइंडिंग नहीं कर सकते डिसीजन को, और ये सक्सेसफुल है बहुत ज़्यादा वर्कर्स को उनके राइट्स को एजुकेट करने में और मैनेजमेंट को उनकी ड्यूटीज़ के बारे में बताने के लिए। ये वर्क्स कमेटी का काम है। वर्क्स कमेटी एक ऐसी बॉडी होती है जिसका काम होता है थोड़ा चीज़ों को ठंडा रखना। उसके बाद बात करते हैं कंसिलिएशन ऑफिसर की। हु इज ए कंसिलिएशन ऑफिसर? कंसिलिएशन ऑफिसर इज अपॉइंटेड बाय या कॉन्स्टिट्यूटेड बाय एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। ना ये एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट क्या होती है? मैं बार बार एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट बोल रही हूँ। एक स्टेट के लिए एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट उसकी स्टेट गवर्नमेंट होती है, एक सेंटर या नेशनल इशू के लिए उसका एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट सेंटर होता है। तो ये कॉन्स्टिट्यूट होता है एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट से। इसमें एक चेयरमैन होता है जो इंडिपेंडेंट पर्सन होता है। इसके साथ मेंबर होते हैं आइदर 2 और 4, या तो 2 मेंबर होंगे या 4 मेंबर होंगे। क्यों होंगे ऐसे? क्योंकि एक चेयरमैन को मिला के हमें ऑड बनाने होते हैं ना, हमने प्रोफेशनल एथिक्स में पढ़ा था कि हमें ऑड चाहिए नंबर, तभी तो डिसीजन बन पाएगा ना। 2 लोगों में से तो टाई हो सकता है, तो इस वजह से 2 या 4 मेंबर होंगे, डिपेंड ऑन द डिसीजन ऑन पार्टीज। तो एक चेयरमैन प्लस 2 या 4 मेंबर्स। उसके बाद कंसेंट ऑफ पार्टी से ही डिसाइड होगा ये भी, और इनका काम है पीस प्रमोट करना, और इनके पास पावर है इन्वेस्टिगेट करना। ये किसी के ऊपर भी इन्वेस्टिगेशन बिठा सकते हैं, किसी भी विटनेस को अपने सामने पेश होने के लिए बोल सकते हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट मांग सकते हैं। कंसिलिएशन ऑफिसर के पास बहुत सारे पावर एंड ड्यूटीज होते हैं। सेम ये चीजें कंसिलिएशन बोर्ड में भी डालेंगे, आप सेम चीजें डाल देंगे, बस यहाँ ऑफिसर यूज करेंगे, वहां पर बोर्ड यूज करेंगे कि बोर्ड के अंदर ये मेंबर्स कॉन्स्टिट्यूट होते हैं ऐसे। एंड लास्ट वन इज कोर्ट ऑफ इंक्वायरी। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी जो होती है, ये इसमें क्या होता है कि एक कोर्ट की तरह होता है कि अगर आप कोर्ट ऑफ इंक्वायरी से सेटिस्फाई नहीं है तो आप कोर्ट में जाके डिसीजन करवा सकते हैं, और इसकी रिपोर्ट 6 महीने के अंदर अंदर देनी पड़ेगी। इसको डिटेल में पढ़ते हैं हम थोड़ा सा। सबसे पहले प्रॉब्लम्स विद वर्क कमेटी। वर्क कमेटी जब अगर वर्किंग कमेटी की बात लिख रहे होंगे तो आप उसमें प्रॉब्लम्स भी लिखेंगे कि इसको एप्रिसिएशन बहुत कम मिलता है, लोग अनपढ़ हैं ज़्यादातर ऑर्गेनाइजेशंस में, जिसकी वजह से समझ नहीं पाते इन कॉन्सेप्ट्स को, वर्किंग कमेटी एंड ऑल दैट, एंड कोऑपरेशन नहीं है ट्रेड यूनियन के लीडर्स के अंदर, तो इसकी वजह से भी कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। एक कंसिलिएशन ऑफिसर की पावर्स के ऊपर कभी कभी शॉर्ट क्वेश्चन अलग से आ जाता है कि रिपोर्ट उसको 60 दिन के अंदर अंदर तैयार करके देनी होती है, अटेंडेंस चेक कर सकता है वो किसी की भी, और उसको किसी भी पर्सन को एग्जामिन कर सकता है ऑन द बेसिस ऑफ ओथ, डॉक्यूमेंट्स मांग सकता है, और किसी के ऊपर भी कमीशन बिठा सकता है विटनेस के ऊपर। और ये एडजुडिकेटिंग बॉडी में तो बिल्कुल भी नहीं है, एडजुडिकेटिंग बॉडी नहीं है, ये कंसिलिएटर है, खाली एक मीडिएटर है जिसका काम है पार्टीज को हेल्प करना किसी एक डिसीजन तक पहुंचने के लिए, और अगर इसके डिसीजन से पार्टी सेटिस्फाई नहीं होती तो केस ट्रिब्यूनल को चला जाता है। तो बेसिकली ये इसके बारे में है। अब अगर बात की जाए आपसे एडजुडिकेटिंग मशीनरी के बारे में, हमने पढ़ा अभी तक कंसिलिएशन, अब बात करेंगे हम एडजुडिकेटिंग बॉडी। एडजुडिकेटिंग बॉडी के 3 पार्ट्स है। एडजुडिकेटिंग बॉडी में पहला आता है लेबर कोड, दूसरा आता है इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल, और तीसरा आता है नेशनल ट्रिब्यूनल। पहले हमने पढ़ा आपका कंसिलिएटर जिसमें 4 पार्ट्स है, वर्किंग कमेटी, कंसिलिएशन ऑफिसर, कंसिलिएशन बोर्ड एंड आपका कोर्ट ऑफ इंक्वायरी। और अब आ रहा है एडजुडिकेटिंग मशीनरी जिसमें आ रहा है आपका लेबर कोर्ट, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल एंड नेशनल ट्रिब्यूनल।
लेट्स टॉक अबाउट लेबर कोड्स। लेबर कोड्स में क्या होता है, तीनों का एक तो कॉमन चीज है कि अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट से कॉन्स्टिट्यूट होती है बॉडी बाय एन ऑफिशियल नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गैजेट। ऑफिशियल गैजेट के अंदर अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट इनके लिए नोटिफिकेशन निकालती है। अब लेबर कोड का जो जुरिस्डिक्शन है वो है शेड्यूल 2, जो सेकेंड शेड्यूल के मैटर्स हैं उसके ऊपर इसका जुरिस्डिक्शन है। सेकेंड शेड्यूल के मैटर्स के एग्जांपल्स हैं स्टैंडिंग ऑर्डर्स के ऊपर बात करना, लॉकआउट स्ट्राइक्स के ऊपर बात करना, उनकी लीगैलिटी के ऊपर बात करना, अगर किसी लेबर की प्रिविलेज छीन ली जाती है उसके ऊपर बात करना, डिस्चार्ज या डिसमिसल ऑफ वर्कर्स उसके बारे में बात करना। ये सारा आता है शेड्यूल 2 के अंदर, और भी बहुत सारे हैं, 3-4 बहुत है। तो लेबर कोड्स की जुरिस्डिक्शन आती है सेकेंड शेड्यूल के लिए। अब अगर बात करें इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल की, तो इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल में वही कॉन्स्टिट्यूशन बाय अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट इन एन ऑफिशियल गैजेट लिखकर आप लिखेंगे। किसी भी स्टेट में एक या एक से ज़्यादा ट्रिब्यूनल हो सकते हैं। इसमें एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है और इसमें सेकेंड शेड्यूल और थर्ड शेड्यूल के मैटर्स से डील किया जाता है। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय थर्ड शेड्यूल? सेकेंड शेड्यूल लिखकर आप थर्ड शेड्यूल के मैटर्स डाल देंगे इसके अंदर, जिसमें आता है बोनस, प्रॉफिट, ग्रेजुटी, लीव्स, आवर्स ऑफ वर्क, compensation, wages, time period, mode of payment, shifts, disciplinary rules, retrenchment, etc. इन सब से रिलेटेड जितने इश्यूज हैं वो सब थर्ड शेड्यूल में आते हैं। तो थर्ड शेड्यूल प्लस सेकेंड शेड्यूल आर द मैटर्स अंडर इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल। मूविंग ऑन टू नेशनल ट्रिब्यूनल। नेशनल और इंडस्ट्रियल में ज़्यादा फर्क नहीं है, सिर्फ 2 फर्क है। पहला, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के द्वारा ही चूज किया जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, और एक ही पर्सन अपॉइंट किया जाता है जिसको हम मेन ऑफिसर बोलते हैं, प्रिसाइडिंग ऑफिसर। और इसमें भी सेकंड और थर्ड शेड्यूल के मैटर्स को ही डील किया जाता है। इसमें लेबर कोड के और स्टेट ट्रिब्यूनल के दोनों के मैटर सॉर्ट आउट अगर नहीं होते तो नेशनल ट्रिब्यूनल में आते हैं। कंट्री रिलेटेड इश्यूज आते हैं इसके अंदर। इसके जो पर्सन की क्वालिफिकेशन है वो अलग होती है। वो या तो जज ऑफ हाई कोर्ट होना चाहिए एग्जिस्टिंग या रहा हुआ, या 3 साल तक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जज रहा हो, या उसके पास लॉ डिग्री हो, 7 साल का लेबर कमिश्नर का ऑफिसर हो या जॉइंट कमिश्नर का ऑफिसर हो, और लेबर डिपार्टमेंट का 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये उसकी क्वालिफिकेशन है जो नेशनल ट्रिब्यूनल का ऑफिसर होगा उसकी। तो हमने अभी पढ़ा एडजुडिकेटिंग बॉडी में 3 पार्ट्स है, लेबर कोड, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल एंड नेशनल ट्रिब्यूनल। फाइनल अथॉरिटी इज आर्बिट्रेशन मशीनरी। आर्बिट्रेशन क्या होता है? आर्बिट्रेशन एक ऐसा आर्बिट्रेटर एक आदमी होता है जिसको लीगली बिठाया जाता है, इसका जजमेंट बाइंडिंग होता है, इसने जो भी जजमेंट दिया उसको अवार्ड बोला जाता है। हम क्या बोलते हैं उसको? अवार्ड। तो ये वॉलंटरली चूज किया जाता है पार्टीज के द्वारा। एक आर्बिट्रेटर हो सकता है, 3 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, हमेशा ऑड में होते हैं। आर्बिट्रेटर शुड बी इक्वल फ्रॉम बोथ द साइड्स। मतलब जैसे क्या होता है, 2 आर्बिट्रेटर एक पार्टी ने चूज कर लिए, 2 एक ने चूज कर लिए, फिर वो जो 4 आर्बिट्रेटर है वो मिलके अपना एक और आर्बिट्रेटर चूज करेंगे जो इनके ऊपर फैसला रखेगा इन दोनों के भी हाथ में। पार्टी शुड टेल दैट एटलीस्ट लेबर कोर्ट और ट्रिब्यूनल में जो उनका मैटर है वो जा चुका है। मतलब जो आपका आर्बिट्रेशन में अगर आप केस डाल रहे हो और आपका केस ऑलरेडी लेबर कोर्ट या एडजुडिकेटिंग बॉडी में चल रहा है, तो आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा आर्बिट्रेशन को कि हमारा ऑलरेडी वहाँ पर केस जो है वहाँ चल चुका है। वेयर एम्प्लॉय इज मोर देन 100 टू ग्रीवियंस सेटलमेंट अथॉरिटी, वहाँ पर इनको वर्क कमेटी बनानी पड़ती है और अथॉरिटी के ना मानने पे एडजुडिकेशन होता है उसके अंदर। तो बेसिकली हमारा ये जो पूरा का पूरा सिस्टम है 3 हिस्सों में डिवाइडेड है। जो इसका ग्रीवियंस रेड्रेसल सेल है वो जो बनती है उसमें 3 है, कॉन्सिलिएशन, एडजुडिकेशन एंड आर्बिट्रेशन। कॉन्सिलिएशन के 4 पार्ट्स, एडजुडिकेशन के 3 पार्ट्स और आर्बिट्रेशन का कोई पार्ट नहीं है। आपको सिर्फ बताना है आर्बिट्रेशन कैसे वर्क करता है। तो बेसिकली ये आपका इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट है। अब इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में ही एक और टॉपिक आप इसमें डालेंगे, रिट्रेंचमेंट। जब आपको रिट्रेंचमेंट डालना है तो आप इसमें रिट्रेंचमेंट की डेफिनेशन लिखेंगे और साथ में ये बताएंगे कि रिट्रेंचमेंट के एसेंशियल्स क्या हैं। मैंने आपको कल रिट्रेंचमेंट बताया था कि रिट्रेंचमेंट क्या होता है कि टर्मिनेशन बाय एम्प्लॉयर ऑफ सर्विस ऑफ एम्प्लॉय फॉर एनी रीजन, नॉट फॉर पनिशमेंट। पनिशमेंट देने के लिए नहीं, मगर लोगों को जॉब से हटा देना ड्यू टू दे हैव सरप्लस लेबर। उनके पास सरप्लस लेबर है, इस वजह से उन्होंने उनको जॉब से हटा दिया। और भी कुछ कंडीशंस है जो इसमें आती है कि अगर इस बेसिस पर अलग हुए हैं वो या हटाए गए हैं तो वो रिट्रेंचमेंट में नहीं आएगा, वो लिखनी जरूरी है। तो वो हम लिखेंगे एसेंशियल्स ऑफ रिट्रेंचमेंट में, या टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ रिट्रेंचमेंट क्या है। टर्मिनेशन ऑफ सर्विसेज बाय एम्प्लॉयर ऑन ग्राउंड्स ऑफ सरप्लस लेबर, ये होना चाहिए। सरप्लस लेबर है तो उसने हटा दिया।
एक्स्ट्रा मशीनरी ले आए, सरप्लस लेबर था, हटा दिया, रिट्रेंचमेंट है। ठीक है, रिसोर्सेज कम पड़ गए, एक्स्ट्रा लेबर है, हटा दिया, रिट्रेंचमेंट हो गया। इन सब चीज़ों की वजह से, जिसकी वजह से लेबर सरप्लस हो जाती है, रिट्रेंचमेंट कहलाता है हटाने को। मगर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसमें हटाया जाता है मगर वो रिट्रेंचमेंट नहीं है। अलग से भी क्वेश्चन आ सकता है ये, क्या है वो? अगर किसी का रिटायरमेंट पीरियड आ गया, हटा दिया, वो अपने आप हट गया, रिट्रेंचमेंट नहीं कहलाएगा। अनफेयर लेबर प्रैक्टिस नहीं कर सकता एम्प्लॉयर किसी के साथ। अगर उस वॉलंटरी रिटायरमेंट लेना चाहता है कोई, हट गए हैं, नहीं बोलोगे उसको रिट्रेंचमेंट। फिर उसके बाद आपका पनिशमेंट के तौर पर रिट्रेंचमेंट नहीं दोगे। इल हेल्थ है तो भी रिट्रेंच नहीं करोगे उनको। सुपर एनुएशन है, एज से नहीं करोगे रिट्रेंचमेंट। और नॉन रिन्यूएबल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, इसकी वजह से भी रिट्रेंचमेंट नहीं होगा। रिट्रेंचमेंट तब होता है जब आपका सरप्लस लेबर होता है और उसकी वजह से आप उनको हटाते हो, मगर आपका इंटेंशन उनको पनिशमेंट देना नहीं होता है, तो वो आपका रिट्रेंचमेंट के केसेस होते हैं। रिट्रेंचमेंट का कॉम्पेंसेशन देने का प्रोविजन आया 1953 में। 1953 में एक अमेंडमेंट आई जिसमें ये कहा गया कि रिट्रेंचमेंट की कॉम्पेंसेशन हमें देनी पड़ेगी, मतलब एम्प्लॉयर को देनी पड़ेगी। कंडीशंस क्या है रिट्रेंचमेंट के लिए? 1 मंथ का नोटिस देना पड़ेगा आपको अपने एम्प्लॉय को रिट्रेंच करने से पहले। रीजंस मेंशन करने पड़ेंगे आपको रिट्रेंचमेंट के। पीरियड बताना पड़ेगा कि नोटिस एक्सपायर कब होगा। वेजेस फॉर द पीरियड ऑफ नोटिस, नोटिस पीरियड का वेज प्लस जो रिट्रेंचमेंट का कॉम्पेंसेशन, वो बताना पड़ेगा आप कितना दे रहे हो। और एटलीस्ट 1 साल की सर्विस होनी चाहिए उस आदमी की, तभी उसको कॉम्पेंसेशन भी मिल सकता है। प्रोसीजर क्या है रिट्रेंचमेंट का? वेल ऑर्गेनाइज्ड प्रिंसिपल होना चाहिए, जैसे कि लास्ट कम फर्स्ट गो या फर्स्ट कम लास्ट गो। ये वाला प्रिंसिपल हमारे यहाँ अप्लाई होता है कि जो आखिर में ज्वाइनिंग है जिनकी, उनको पहले हटाया जाएगा। मतलब लास्ट तुमने ज्वाइन किया था, तुम ही सबसे पहले जाओगे, या फर्स्ट जिसने ज्वाइन किया था बिल्कुल लास्ट में जाएगा। बात एक ही है, कान इधर से पकड़ो इधर से पकड़ो, बात एक ही है। कंडीशंस क्या होती है रिट्रेंचमेंट की? एक तो उसका वर्कमैन होना ज़रूरी है, सिटीजन होना ज़रूरी है, और इंडस्ट्री में काम होना ज़रूरी है, और वो प्रॉपर इंडस्ट्री भी होनी चाहिए। तो बेसिकली ये आपके कंडीशंस और प्रोसीजर्स थे रिट्रेंचमेंट के। और इसके अलावा आपको रिट्रेंचमेंट जो है ये इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में भी लिखना है। तो ओवरऑल आपके पास इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में कितना कुछ है लिखने के लिए। आप उसका हिस्ट्री लिखेंगे, आप इंडस्ट्रीज की डेफिनेशन लिखेंगे, आप लेबर की डेफिनेशन लिखेंगे, वर्कमैन एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के रिलेशनशिप के बारे में लिखेंगे, आप उसमें अवार्ड के बारे में बताएंगे, फिर आप उसमें सेटलमेंट एजेंसीज के बारे में बताएंगे, आप उसमें उसके फंक्शन, स्कोप, पावर सब कुछ बताएंगे, एक कंसिलिएशन ऑफिसर की ड्यूटीज बताएंगे। उसके अलावा आप लास्ट में इसका क्रिटिसिज्म भी डाल सकते हैं थोड़ा बहुत इन सब एडजुडिकेटिंग बॉडी वगैरह का, कि इतना कुछ होते हुए भी, इतनी सारी अथॉरिटीज होते हुए भी आज भी हमारे देश में केसेस की कमी नहीं है। लोग सेटिस्फाई नहीं होते, अपील पे अपील डालते हैं, उनके जो फैसले हैं उनसे सेटिस्फाइड नहीं होते। तो फाइनली हमारा यही जो है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट है पूरा का पूरा, जिसके बारे में हमें पेपर में 200% क्वेश्चन आएगा, चाहे वो शॉर्ट के 2-3 क्वेश्चन आ जाए या लॉन्ग का एक क्वेश्चन आ जाए, या दोनों भी आ सकते हैं। तो इट्स माय रिक्वेस्ट टू यू कि अच्छे से इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट को तैयार करें। आज हमने अभी 2 एक्ट किए हैं, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट एंड मैटरनिटी एक्ट। इन दोनों को आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। एंड फ्रेंड्स प्लीज़ इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए। इट्स ए नॉन कमर्शियल चैनल, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।